गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकर्शन, यानी सी भाषा में रिकर्शन क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको रिकर्शन पढ़ाने से पहले तो अपने क्या है कि थोड़ा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा अपने सिलेबस में कुछ कटौती कर दी है, यानी 60% सिलेबस कर दिया है। तो उस सिलेबस को थोड़ा एडजस्ट भी किया है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। तो आपको पीडीएफ आपके अपने ग्रुप में भेज दी जाएगी कि ये कंप्यूटर का सिलेबस है और उसमें से ये टॉपिक काट दिए गए और बाकी वाले जो टॉपिक रहे उनमें से अपन को वही टॉपिक पढ़ना है। कुछ क्या जो टॉपिक आते हैं उसको कुछ दूसरे टॉपिक के अंदर एडजस्ट किए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपने जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे थे अपने, उसमें क्या है कि कुछ टॉपिक को सेकंड चैप्टर में से हटा के थर्ड चैप्टर के अंदर कर दिया और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर को पूरा ही हटा दिया है, ठीक है। और जो आगे हमने पढ़े जैसे बाइनरी सर्च के प्रोग्राम पढ़े थे, लीनियर सर्च का प्रोग्राम पढ़ा था, तो ये अब जो वो प्रोग्राम पढ़े थे वो थर्ड चैप्टर के अंदर ऐड कर दिए गए। सेकंड चैप्टर में हमने करैक्टर स्ट्रिंग पढ़ी थी, करैक्टर स्ट्रिंग इन सी, तो वो भी थर्ड चैप्टर के अंदर एडजस्ट कर दिया गया। तो कुछ जो थर्ड चैप्टर के अंदर एडजस्ट किए हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए गए। इन सभी टॉपिक को अपन आपके पीडीएफ भेज दिए जाएगी और उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रिकर्शन। देखो, रिकर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य होता है या कोई टास्क होता है उसको दोहरान करना। अब एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर, यानी एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट वाली प्रक्रिया चल रही है, यानी कौन सा दोहरान हो रहा है। अब इस दोहरान वाली प्रक्रिया में अपन किसका उपयोग करेंगे? रिकर्शन। तो किसी भी फंक्शन यानी प्रोग्राम के अंदर कोई अगर एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन को अपन को बार बार दोहराना है या उस प्रक्रिया को पुनः दोहराना है, तो उसके लिए अपन एक फंक्शन का उपयोग करेंगे जिसका नाम है रिकर्शन। तो रिकर्शन की सहायता से, यानी रिकर्शन की सहायता से किसी भी फंक्शन को अपन प्रोग्राम के अंदर दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना रिकर्शन रहेगा और रिकर्शन के बारे में पढ़ते हैं। आइए, ये कहता है कि रिकर्शन इज प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट अलाउ द प्रोग्राम टू एक्सप्रेस ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ देम सॉल्व। यानी रिकर्शन क्या है? एक प्रोसेस है या एक वो टेक्निक है जो क्या करता है, प्रोग्राम के ऑपरेशन को अलाउ करता है और उसके साथ जो कुछ टर्म्स यानी ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशन को वो स्वयं ही उस प्रक्रिया को सॉल्व करता है। फिर ये कहता है दिस टास्क द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। और ये क्या कहता है, उस टास्क के अकॉर्डिंग फंक्शन को वो स्वयं कॉल कर देता है। यानी जो टास्क दिया होगा, यानी जो कार्य दिया जाता है, उस कार्य के अकॉर्डिंग वो फंक्शन को खुद ही कॉल कर देता है। ए यूजफुल वे टू थिंक ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज टू इमेजिन देम एज ए प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड वेयर वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज टू रिपीट द प्रोसेस। और ये क्या करता है कि जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या करता है, स्वयं को कॉल करता है टास्क के अनुसार। जो टास्क दिए जाते हैं उस टास्क के अनुसार ही फंक्शन को स्वयं कॉल कर देता है। और जब टास्क स्वयं कॉल करता है तो ये इस चीज़ में उपयोगी हो जाता है कि वो फंक्शन किस प्रकार से कार्य करेगा या किस प्रकार की प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करेगा और उसको निर्देश दिए जाएंगे और उसी निर्देश के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। रिपीट द प्रोसेस, और वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिपीट द प्रोसेस। इट इज सिमिलर टू ए लूप बिकॉज इट रिपीट द
सम कोड एंड इन सेम वे, यानी ये कहता है कि सिमिलर टाइप के लूप होंगे, लेकिन ये कहता है कि लूप के समान ही है। जैसे लूप में कैसे होता है कि एक ही प्रक्रिया को अगर बार बार दोहराना हो तो अपन लूप का उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार ये रिकर्शन का भी उपयोग अपन लूप की जगह ही करेंगे, यानी लूप के समान ही है। लेकिन इसमें ये कहता है कि द सेम कोड तो सेम होते हैं, बट एंड इन सेम वे, कोड भी सेम और तरीका भी सेम, इट इज सिमिलर टू लूपिंग, और ये लूप के समान होते हैं। ठीक है, अब हिंदी में बात करें अपन, तो रिकर्शन स्वयं तरीके से आइटमों को दोहराने की एक प्रक्रिया है, यानी ये क्या कहती है कि स्वयं के द्वारा दोहराई जाती एक प्रक्रिया है। और प्रोग्रामिंग भाषाओं में यदि एक प्रोग्राम आपको एक ही फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करने की अनुमति देता है, यानी जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या करता है कि आपको एक कॉल करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी जो आपने एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन आपको कॉल कर रहा है किसको, मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको अनुमति प्रदान करता है, तो तब इसे रिकर्शन फंक्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अन्य शब्दों में बात करें अगर अन्य शब्दों में अपन कहें कि जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो अब देखो किस प्रकार से एक फंक्शन होगा जो स्वयं को कॉल करेगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि एक जैसे एक अपने यहां लगा दिया वॉइड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, वॉइड रिकर्सिव फंक्शन लगाया, फिर उसके बाद अपने यहां पे लगा दिया एक मंजिला कोष्ठक, फिर अपने यहां क्या करेंगे, एक डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ एरे का नाम लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ MA NA XYZ अपने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या करेंगे, एक अपन फंक्शन डालेंगे, और वो फंक्शन क्या डालेंगे, रिकर्शन का फंक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं रिकर्शन। जैसे मान लो फैबोनिक सीरीज का निकालना है तो फैबोनिक सीरीज का एक फंक्शन डालेंगे, फैक्टोरियल ज्ञात करना तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन डालेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन एक फंक्शन को डालेंगे। अब ये जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, यही फंक्शन एक कॉल करेगा किसको, रिकर्सिव फंक्शन को, यानी मैन फंक्शन होता है, वॉइड मैन फंक्शन होता है, उसको ये फंक्शन कॉल करेगा। फिर जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो उसके अंदर एक और फंक्शन होगा, यानी ये कहता है कि एक प्रोग्राम के अंदर उसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करवाना। तो ये एक प्रोग्राम हुआ अपना, इस प्रोग्राम के अंदर ये तो फंक्शन है ही है जो अपने डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी, और डाटा टाइप डिक्लेयर के बाद ये फंक्शन अपने यहाँ कर दिया। जैसे मान लो फैबोनिक सीरीज का डालना तो फैबोनिक सीरीज का फंक्शन, फैक्टोरियल का डालना तो फैक्टोरियल का फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और दूसरा फंक्शन जो देखो यहाँ बताया था कि प्रोग्रामिंग भाषा में यदि एक प्रोग्राम आपको एक ही फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करने की अनुमति देता है। देखो ये एक फंक्शन है, इसी को कॉल कर रहा है, इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है जो इंटीजर मैन फंक्शन आ जाएगा अपना। फिर यहाँ पर आपके वापस वो डाटा टाइप यानी जो अपने फंक्शन है उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो जैसे आपने फैबोनिक सीरीज FON को फैबोनिक सीरीज फैक्टोरियल नंबर ये डिक्लेयर कर दिया। इस डिक्लेयर करने के बाद अपने इनका एक फंक्शन डाल दिया और ये फंक्शन फिर वापस कॉल कर रहा है किसको, मैन फंक्शन। ठीक है, और फिर मंजिला कोष्ठक इसका बंद कर दो। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि एक ही जो प्रोग्रामिंग होते हैं उन प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन क्या कर रहा है, दूसरे वाले फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, यानी ये स्वयं को ही कॉल कर रहा है। देखो ये भी रिकर्सिव फंक्शन है, ये भी रिकर्सिव फंक्शन है और ये भी रिकर्शन फंक्शन है। तो रिकर्शन फंक्शन है वो स्वयं को ही कॉल कर रहा है उसी फंक्शन के अंदर या उसी प्रोग्रामिंग भाषा के उसी फंक्शन के अंदर ये स्वयं को कॉल करने की अनुमति प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि वो फोन से लगा रहा है, यानी आप प्रोग्राम जो बना रहे हो तो वो प्रोग्राम यहाँ पहुँचने का मतलब क्या है कि ये रिकर्शन है, ये वॉइड रिकर्शन को कॉल क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम का मुख्य आधार या जो मेन बेस है वो आपको इस वॉइड रिकर्शन से मिलेगा, इसलिए ये रिकर्शन है वो इसको कॉल कर रहा है।
ठीक है, इसलिए ये जो रिकर्शन है वो, ये रिकर्शन है वो इसको कॉल कर रहा है। अब ये रिकर्शन इसको कॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि रिकर्शन का मतलब है कि एक ही प्रक्रिया को दूसरी बार दोहराना उसी फंक्शन के अंदर, तो ये रिकर्शन का एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि रिकर्शन का मतलब अपन उपयोग क्यों करते हैं। तो ये तो रहेगी अपनी रिकर्शन की डेफिनेशन, और फिर ये रहेगा अपना रिकर्शन का एक डायग्राम, जो मतलब किस प्रकार से रिकर्शन है होता है, वो उसको फंक्शन को वापस कॉल करता है और कॉल करने के लिए उसको अनुमति देता है। अब ये क्या कहता है एक बार और, हाँ, ये कहता है कि लूप के समान है। लूप के सिमिलर कैसे हुआ कि जब अपन एक ही प्रक्रिया को या एक ही प्रोसेस को बार बार करने की जरूरत पड़ती थी, यानी रिपीट करते थे अपन। जैसे मान लो अगर मुझे जैसे 1 से लगाकर 10 तक के नंबर को अगर प्रिंट करवाना है, एक एग्जांपल बताऊं, जैसे 1 से लगाकर 10 तक के नंबर को मुझे प्रिंट करना है, तो अब इसको प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक प्रोसेस है। या तो मैं क्या करूं कि ऐसे प्रिंट करते जाऊं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कम से कम मुझे 10 बार इस प्रक्रिया को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये मेरे पास मेथड है। दूसरा ये कहता है कि अगर आपको शॉर्ट में इसका काम निपटाना है तो आप कैसे करोगे। तो शॉर्ट में काम में निपटाने के लिए अपन फॉर लूप का उपयोग करेंगे। फॉर लूप ये कहेंगे कि आई की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी। अब ये कह रहा आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। तो यानी इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से मेरा जो, ये मैंने आपको बताया कि 1 to 10 नंबर मुझे प्रिंट करवाने हैं, ये 1 to 10 नंबर ऑटोमेटिकल प्रिंट हो जाएंगे। अब कैसे प्रिंट होंगे देखो कि आई की वैल्यू क्या 0। अब ये कहता है कि आई लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर जाना और आई में प्लस प्लस करते जाओ। चलो आई लेस देन इक्वल टू 0, अब इसको मैं प्लस कर दूंगा 1, तो 0 + 1 आई इज इक्वल टू 1। आई की वैल्यू क्या आई 1, क्या इसके इक्वल हुई? नहीं हुई, तो इसका मतलब ये प्रोसेस वापस आगे बढ़ेगा। तो आई की वैल्यू 1, तो ये कह रहा 1 में 1 जोड़ दूँ, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्या इसके इक्वल हुआ? नहीं, तो ये प्रोसेस और आगे बढ़ेगा। आई 2 + 1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या 3, इक्वल हुई नहीं। तो इस प्रकार से ये लास्ट तक जाते जाते मतलब आई की वैल्यू जब 9 आ जाएगी तो ये क्या करेगा, आई बराबर 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो आई इक्वल टू 10, ई प्रक्रिया अगर सॉल्व हो गई, हाँ हो गई, तो इसका मतलब अपना लूप यहाँ पर आके एक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस इस रिकर्शन के अंतर्गत है। रिकर्शन का भी मतलब यही होता है कि एक ही फंक्शन के अंदर स्वयं को कॉल करने की अनुमति प्रदान करना और उसी फंक्शन को रिपीट करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक लूप के समान होती है, इसलिए इसको रिकर्शन की जो प्रक्रिया वो एक लूप के समान है। ठीक है, अब इसमें भले आप जैसे ओड नंबर या इवन नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो सम नंबर या विषम नंबर की बात करें अपन, तो वो भी आप सॉल्व करते हो। जैसे मैं आई की वैल्यू 0 दे रहा हूं और आई लेस देन मैं 20 दे रहा हूं। अब मैं यहां बताऊंगा कि आई के अंदर मेरे +2 कर दो, तो इसका मतलब मेरे पास सम नंबर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे मान लो 0 है, उसमें 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 के अंदर 2 जोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएंगे। फिर 4 के अंदर 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएंगे। फिर 6 के अंदर 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएंगे। 8 के अंदर 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को वो पूरा का पूरा फॉलो कर देगा। तो ठीक है, ये रहेगा अपना रिकर्शन, और रिकर्शन है वो लूप के समान होता है। ये इसका डायग्राम, ठीक है, आप आराम से देख लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है कि रिकर्शन की जो कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है रिकर्शन की, कि उन्हीं शर्तों को अपन को फॉलो करना है। तो ये कहता है कि रिकर्शन, देखो ये कहता है कि ऑल रिकर्शन फंक्शन मस्ट हैव
termination condition and should not call themselves। यानी ये कहता है कि सभी रिकर्शन के अंतर्गत एक टर्मिनेट कंडीशन होती है, यानी बेस मानदंड होता है, होना भी आवश्यक है। और ये कहता है कि जब होगा तो इसके लिए वो खुद को कॉल नहीं करना चाहिए। ये कहता है कि ऑल रिकर्शन फंक्शन, सभी रिकर्शन फंक्शन में मस्ट हैव टर्मिनेट कंडीशन, इसके अंदर एक टर्मिनेट मानदंड होना चाहिए। एंड शुड नॉट कॉल हिमसेल्फ, और वो इसके लिए वो खुद को कॉल नहीं करना चाहिए। यानी टर्मिनेट कंडीशन होगा तो टर्मिनेट कंडीशन के लिए वो खुद कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब आगे पहली कंडीशन ये कहता है कि सभी रिकर्शन फंक्शन में एक बेस मानदंड होना आवश्यक है, जरूरी है, कंपलसरी है। कौन सी कंडीशन? टर्मिनेट कंडीशन होना आवश्यक है, और इसके लिए वह खुद को कॉल नहीं करना चाहिए। यानी टर्मिनेट कंडीशन के लिए वो खुद कॉल नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि व्हेनेवर, जब भी ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, यानी जब भी एक फंक्शन है वो खुद को कॉल करेगा तो इट कम्स क्लोज टू द टर्मिनेट कंडीशन। यानी जब एक फंक्शन है वो खुद को कॉल करे तब ये जो टर्मिनेट कंडीशन है वो टर्मिनेट कंडीशन के करीब आ जाएगा। ये टर्मिनेट के कंडीशन के करीब आ जाएगा। कौन? ये फंक्शन। ठीक है, तो समझ गए आप कि जब भी एक फंक्शन खुद को कॉल करे तब ये जो बेस मानदंड यानी टर्मिनेट कंडीशन के करीब आए। पहले तो क्या था कि सभी फंक्शन के अंदर एक टर्मिनेट कंडीशन होनी जरूरी है, और टर्मिनेट कंडीशन के लिए वो कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी फंक्शन, जब भी फंक्शन अगर खुद को कॉल करे, जब भी फंक्शन खुद को कॉल कर ले तो तब ये जो टर्मिनेट कंडीशन होती है उस टर्मिनेट के कंडीशन के करीब आ जाएगा। कौन? फंक्शन। यानी फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन टर्मिनेट कंडीशन के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्च की। तो सर्च का मतलब होता है कि प्रोग्राम के अंदर यानी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट को अगर आपको ढूंढना है यानी फाइंड करना है तो उसके लिए अपन एक सर्च का उपयोग करेंगे। सर्च के माध्यम से अपन जो ये सर्च पढ़ रहे हैं ये दो प्रकार के होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर और बाइनरी सर्च इन दोनों को बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों का प्रोग्राम है, हमने पहले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन पहले अपन सर्च के बारे में पढ़ेंगे। सर्च होता क्या है? फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, फाइंडिंग पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्च। यानी क्या कह रहा है कि एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तत्व की स्थिति को ढूंढना या उसको सर्च करना ही सर्च कहलाता है। एक डाटा स्ट्रक्चर में निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजने को सर्च कहते हैं। मैंने क्या बताया कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर तत्व की स्थिति को ढूंढना या स्थिति को खोजना सर्च कहलाता है। अब ये कहता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ सर्च। सर्च दो प्रकार की होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर सर्च। बात करें लीनियर सर्च की तो लीनियर सर्च ये कहता है कि ये भी एक लीनियर सर्च में एक तत्व होते हैं और उन तत्वों को वो तब तक सर्च करता रहेगा जब तक वो मिल नहीं जाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एलिमेंट है, यानी एक पूरा पैराग्राफ है इतना बड़ा, उस पैराग्राफ के अंदर एक शब्द आपको दे दिया, जैसे मान लो एक मैंने दे दिया कि भाई एस को सर्च करके बताओ कि ये कौन से पोजीशन पर है। तो देखो हमारे पास दो मेथड होंगे, यानी इस एस को अपन लीनियर सर्च के माध्यम से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर बाइनरी
सर्च के माध्यम से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास दो मेथड है, लेकिन दोनों मेथड में सबसे अच्छा कौन सा है, इसके बारे में अपने तुलना करेंगे। तो ये कहता है कि लीनियर सर्च में क्या होता है कि तत्व और मान यानी कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को वो तब तक ढूंढता रहेगा जब तक वो वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे कोई एलिमेंट दे रखा है, यानी कोई एलिमेंट है या कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को वो तब तक ढूंढेगा जब तक हमें इसकी ये दोनों प्राप्त नहीं हो जाती, या तो वैल्यू या एलिमेंट हमें प्राप्त नहीं हो जाते। अब ये क्या करता है कि अगर हमें प्राप्त हो भी जाते हैं तो ये क्या करेगा कि जो हमने दिया एलिमेंट और जो मिला एलिमेंट, इन दोनों को आपस में क्या करेगा, कंपेयर करेगा। यानी जो आपने ढूंढने के लिए दिया था इनको एसएस और लीनियर सर्च के अंदर एसएस, दोनों लीनियर सर्च के अंदर एसएस प्राप्त हो गया, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर, यानी तुलना करेंगे इन दोनों की। अब जैसे ही तुलना करें और तुलना करने के दौरान अगर इनका मिलान हो जाता है तो मिलान होने पर हमें इंडेक्स के अंतर्गत इसकी वैल्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू या फिर एलिमेंट का जो मान है या वैल्यू है, एलिमेंट का जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और जैसी प्राप्त होती है और अगर जैसे दोनों अगर समान है, दोनों का मिलान हो गया कि भाई एक यूजर ने आपको सर्च करने के लिए एक एलिमेंट दिया था, जैसे समदड़ी, यानी आप पहले तो बात तो ये देखो कि सर्च करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करवा सकते हो, यानी एलिमेंट दे सकते हो और वैल्यू दे सकते हो, दो चीज आप दे सकते हो। तो जैसे यूजर ने आपको सर्च करने के लिए समदड़ी एक एलिमेंट दिया, अब जो लीनियर सर्च था उसने भी समदड़ी को क्या कर दिया, ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है। कंपेयर क्यों कर रहा है, क्या यूजर ने दिया एलिमेंट जो मैंने ढूंढा एलिमेंट दोनों समान है, अगर दोनों समान है तो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, अगर दोनों समान नहीं है तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में 1 चली जाएगी। ठीक है, ये लीनियर सर्च का क्या किस प्रकार से सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जो लीनियर सर्च होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड मानों पर भी लागू करते हैं। भले पूरा पैराग्राफ कैसे भी अरेंज हो, यानी सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, तो भी अपन इसके मतलब प्रोग्राम के अंदर या पैराग्राफ के अंदर कोई भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो ये कहता है कि लीनियर सर्च इज ए बेसिक एंड सिंपल सर्च एल्गोरिथम, यानी एक सरल, एक बुनियादी सरल एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च द एलिमेंट्स एंड वैल्यू इन द सर्च until it is found, यानी जब तक वो वैल्यू हमें फाउंड नहीं हो जाती, यानी मिल नहीं जाती। इन दिस द गिवन एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड टू ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द एरे एंड व्हेन मैच्ड तो द वैल्यू ऑफ एरे इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड, अदरवाइज 0। यानी जो वैल्यू आपने प्रोवाइड करवाई, मैंने बताया ना कि जो वैल्यू आपने प्रोवाइड करवाई है, जैसे वैल्यू ने आपने यहाँ लिख दिया समदड़ी, तो ये क्या करेगा कि एरे के अंतर्गत उस समदड़ी वैल्यू को कंपेयर करेगा, और वो जैसे ही कंपेयर करता ही हमें ये समदड़ी वैल्यू प्राप्त हो गई तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और अगर हमें ये प्राप्त नहीं होती है तो फिर वो माइनस में 1 चला जाएगा रिटर्न के तौर पे। ठीक है, तो अदरवाइज -1। लीनियर सर्च अप्लाइड टू सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लीनियर व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लो। ठीक है नी, यानी लीनियर सर्च है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डाटाओं पर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये कहता है कि जब तत्वों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या भी अगर कम हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो लीनियर सर्च बुनियादी और सरल सर्च एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च में तत्व और मान को तब तक सर्च करते हैं जब तक हमें वो मिल नहीं जाता,
और अगर मिले तो इसमें दिए गए तत्वों को एरे में उपलब्ध सभी तत्वों से तुलना करते हैं। ये तुलना क्यों करते हैं कि यूजर के द्वारा कौन सा एलिमेंट सर्च करने के लिए हमें कहा गया है। जो आप एलिमेंट आपको दिया जाएगा कि जैसे यूजर ने दे दिया जोधपुर सर्च करना पैराग्राफ के अंदर, तो पहले क्या करेगा, उस जोधपुर को उस पैराग्राफ से कंपेयर करेगा, ठीक है ना। ये दिए गए तत्वों में उपलब्ध सभी तत्वों से तुलना करते हैं, और अगर वो मिल जाता है यानी मिलान होने पर एरे इंडेक्स का मान प्राप्त होता है, और अगर वो मिलान नहीं होगा तो उसका मान है वो -1 प्राप्त होगा। लीनियर सर्च सॉर्टेड और अनसॉर्टेड मानों पर लागू करते हैं और जब तत्वों की संख्या कम हो, यानी सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों पर लागू कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं तत्वों की संख्या अगर कम भी हो तो भी चलेगा। तो लीनियर सर्च समझ गए कि लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है कि इसकी ये एक एल्गोरिथम होता है। ये सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डाटा पर भी चलेगा। इसमें जो एलिमेंट यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लो भी हो तो भी चलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू आप यूजर के द्वारा जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को वो पूरे एरे में पहले क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करते ही हमें अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है तो फिर इंडेक्स के अंदर आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। और अगर वो वैल्यू मैच नहीं होती है तो इंडेक्स के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 चली जाएगी। ठीक है, ये तो था अपना लीनियर सर्च। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ये कहता है कि ये जो सर्च होते हैं वो सॉर्टेड या लिस्ट वाले पर ही लागू होता है, लिस्ट या सॉर्टेड। देखो ये तो क्या था, अनसॉर्टेड डाटा में भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ सॉर्टेड डाटा में ही यूज करते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले ये काम करेगा कि जो एरे है, एरे के अंतर्गत जो तत्व हैं उन तत्वों के बीच में कंपेयर करेगा, और अगर यदि उन तत्व के अंदर वो मान मिल जाता है, पहले तो क्या देखो लीनियर में तो क्या था कि आप पहले एलिमेंट उपलब्ध करवाओ, लेकिन ये कह रहा है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के अंदर अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो फिर हमें इंडेक्स के अंदर मान प्राप्त हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और अगर वो मान दिए गए एलिमेंट के अंदर अगर या तो कम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ये कहता है तो या तो अगर वो मिल जाता है तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और अगर वो नहीं मिलता है या मान कम होता है वैल्यू, तो फिर ये कहता है कि वो निचले हिस्से में या ऊपरी हिस्से के अंतर्गत हो जाएगा। और ये कहता है कि बाइनरी सर्च का उपयोग कब किया जाता है, जब तत्व जो एलिमेंट इन नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो हमेशा अधिक होना चाहिए। तो लीनियर सर्च में तो क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट लो होगा तो भी अपन सर्च कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च कहता है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो हमेशा अधिक होने चाहिए, ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट नंबर कम है तो फिर आप बाइनरी सर्च के अंदर कोई भी प्रोग्राम यानी कोई आपने जो सर्च करना वो आप सर्च नहीं कर सकते। तो बाइनरी सर्च से लीनियर सर्च ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कम नंबर की एलिमेंट को भी आप सर्च कर सकते हो, सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो तो भी आप सर्च कर सकते हो। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या सॉर्टेड होना जरूरी होता है। पहले क्या करेगा, वो पहले उस वैल्यू को ढूंढेगा, अगर मिलान होता है तो ही वो आगे बढ़ेगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसी अंतर्गत क्या होता है कि मिलान होगा या नहीं होगा तो वो बाद में लीनियर सर्च के अंदर, ठीक है नहीं, तो भी वो एक बार प्रोग्राम को चला लेगा आगे। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो बाइनरी सर्च इज अप्लाइड टू सॉर्टेड एरे और लिस्ट। यानी बाइनरी सर्च कहाँ पर अप्लाई होता है, सिर्फ सॉर्टेड एरे और लिस्ट पर। फर्स्ट वी कंपेयर द गिवन एलिमेंट्स विथ द एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द एरे। इफ द वैल्यू ऑफ एलिमेंट मैच तो द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एरे रिटर्न। यानी सबसे पहले ये क्या करेगा कि ये सॉर्टेड और लिस्ट की होती है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट वी कंपेयर द गिवन एलिमेंट, यानी जो आप एलिमेंट दोगे उस एलिमेंट को वो कंपेयर करेगा। तो विद द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द एरे, एरे के बीच में वो कंपेयर करेगा, और अगर वो वैल्यू ऑफ द एलिमेंट यानी एलिमेंट की वैल्यू अगर हमें मैच हो जाती है तो द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एरे रिटर्न, तो इंडेक्स वैल्यू वो एरे में इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी।
इफ द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इज लो तो इट विल बी इन द लोअर हाल्फ अदरवाइज। अगर वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि वैल्यू जो एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो अगर कम है तो ये कह रहा है कि द लोअर हाल्फ अदरवाइज इट विल बी इन अपर हाल्फ, यानी या तो वो लोअर हाफ या फिर वो अपर हाफ के अंतर्गत चली जाएगी। बाइनरी सर्च इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर। और ये कहता है कि बाइनरी सर्च के अंदर ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर। बाइनरी सर्च के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, अधिक, और लीनियर सर्च में ये कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज लो, यानी अगर एलिमेंट लो हैं तो भी आप सर्च कर सकते हो लीनियर सर्च के अंदर, और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लो है तो आप उसको सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो हिंदी में कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे या लिस्ट पर लागू किया जाता है, और सर्वप्रथम हम दिए गए तत्व की एरे के 20 के तत्व से, सर्वप्रथम दिए गए तत्व के एरे के 20 के तत्व से तुलना करते हैं। यदि तत्व के मान का निचला मान का मिलान हो जाता है तो वो एरे का इंडेक्स मान रिटर्न करता है, और यदि अगर तत्व का मान कम हो तो निचले आधे हिस्से में होगा, अन्यथा ऊपरी आधे हिस्से में होगा। और बाइनरी सर्च का उपयोग तत्व की संख्या अधिक होने पर ही किया जाता है, और लीनियर सर्च की आप लीनियर सर्च का उपयोग है वो बाइनरी की जो एलिमेंट की जो संख्या है वो कम होने पर ही कर सकते हैं। तो दोनों में अगर कंपेयर करें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च तो लीनियर सर्च ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट की नंबर है, एलिमेंट के जो नंबर है वो कम होगा तो भी चलेगा और अधिक होगा तो भी आप उसमें सर्च कर सकते हो। भले वो लिस्ट सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है तो भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन बाइनरी में तो लिस्ट सॉर्टेड होगी तो ही सर्च करेंगे, वरना सर्च नहीं कर पाएंगे। तो अब अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन कुछ हैं, चैप्टर तो कट कर दिया लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध आपके हो जाएंगे इसी वीडियो के अंत में, जब यहाँ से मैं आपको पीडीएफ में होमवर्क में आपको दे देंगे।